नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पार्टी की बड़ी कार्रवाई। जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और तेलंगाना में धुआंधार जनसभाएं। महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, एनडीए की सरकार कर रही है महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सदमा पहुंचाने वाला है जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े। फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वीडियो बनाने में बीजेपी को है महारत हासिल। 24 की चुनौती में विपक्षी दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साधेंगे निशाना। टीएमसी, सपा, बीएसपी और आरजेडी नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले किया रोड शो। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आज भरेंगे पर्चा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। एडमिरल डीके त्रिपाठी बने नए नौसेना प्रमुख। पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई को मैच जीतना जरूरी। और इस वक्त की वाकई बड़ी खबर से हम शुरुआत करना चाहेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों से बुरी तरह फंस चुके जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज अब से कुछ देर पहले ही पार्टी ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में रेवन्ना आरोपों की जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, यौन उत्पीड़न के आरोपों में रेवन्ना, जेडीएस ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि कई सैकड़ों वीडियो इस तरह के उनके हैं और इस तरह से यौन उत्पीड़न से आरोपों के घिरने के बाद पार्टी ने, जनता दल सेक्युलर ने उन पर कार्रवाई की है और उन्हें निलंबित कर दिया है पार्टी से। तो प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया गया है निलंबित। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी आयशा खानम हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक खास पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर जी, आपसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया की, जिस तरह से ये सारी चीज़ें पिछले कई दिनों से हम जानते हैं कि वो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। अब जनता दल सेक्युलर ने कार्रवाई करते हुए रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, ये बहुत समय से ये मतलब पिछले एक हफ्ते से ये जिस कांड के बारे में जो खुलासा हुआ है, उसके बाद जनता दल सेकुलर के नेतृत्व ने तय कर लिया कि इनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन बड़ी सवाल जो आ रहा है, अगर ये वीडियो पुराना वीडियो है, एक वीडियो नहीं है, कई वीडियोस है और कुछ कांग्रेस नेताओं के पास ये था, तो कांग्रेस सरकार ने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर लोकल ये का है। अगर इस तरह का आरोप है उनके खिलाफ, अगर वो पीड़ित महिला इस तरह की कंप्लेंट उनके पास है या थी, तब तो कार्रवाई पहले से करना था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित हुई है सारे जो मामला जो है,
एक अलग बात है, वो आरोपी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन साथ में जिस तरह की इसकी पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, और ये वीडियो जिस तरह बांटा भी गया, मुझे जो खबर मिली है कि हासन चुनाव क्षेत्र में ये वीडियो बांटा गया, कई लोगों को बस पहुंचा गया। ये प्रचार हुआ था ठीक 26 अप्रैल से पहले, जहां वहां पे चुनाव हुआ। जी। इसका मतलब इस वीडियो को राजनीतिक मतलब के कारण इसको यूज करने के लिए जो डिसीजन था, ये कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप ने किया है। ये हम्म। कोई ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि पहले किसी तरह और सारे वीडियोस बहुत पुराने हैं। जी। तो मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि 4-5 साल की है, और उस वीडियो रिपोर्ट को रखकर फिर ठीक समय पर उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि अभी जो उनकी ड्राइवर स्वयं अभी कह रहा है कि मैंने ही डीके शिव कुमार के लोगों के पास पहुंचाया था, मतलब प्रज्वल के ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब बड़ी इस पे ये सारा मतलब इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट जो है, जो उज्जवल की जो प्रज्वल की जो ऊपर जो आरोप है, उस पर राज्य सरकार ने भी केस दर्ज किए। ठीक है। दूसरी बात, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, ये मुझे लगता है ये हमारे चुनावी प्रचार में एक बहुत नीचे स्तर पर गिर रहा है मामला। ठीक है। शेखर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त राजीव चंद्रशेखर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए हम सीधे रुक करते हैं राजीव चंद्रशेखर का। और डीप फेक वीडियोस और very bizarre economic proposals that remind us more of Marxism rather than any future for our country. Now, some of the examples we've seen this in Kerala, we have seen this in Karnataka, we have seen this in Tamil Nadu, and we are now seeing this in Telangana, where a party which was known for its corruption and its loot is also now known for its lies, misinformation and its झूठ। तो लूट और झूठ दोनों कांग्रेस का एक सिग्नेचर बन गया है। और यही पार्टी केरल में लोगों को भ्रमित करते हैं या लोगों को मिसलीड करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, 400 सीट मिलने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। ये पार्टी, दिस इज द सेम पार्टी दैट हैज अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन एनी अदर पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस पार्टी लाइज, and as you have seen in the recent video, goes to the extent of even manipulating a video and creating a deep fake. And I draw your attention to our Honorable Prime Minister cautioning everybody way back in January that deep fakes are going to be misused by desperate political parties. और जो उन्होंने तब कहा, आज वो कांग्रेस प्रूव कर रहा है कि वो वही कर रहे हैं। जो आज एचएम ने दिखाया है, हमारे अमित भाई शाह ने, कि वीडियो को मैनिपुलेट करके रिजर्वेशन के बारे में एक झूठ बोलना, यही कांग्रेस का राजनीति है, यही कांग्रेस का स्ट्रैटेजी है। और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने मुस्लिम को दिया है, आंध्र प्रदेश में उन्होंने मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा कोटा दिया है फ्रॉम द ओबीसी, और उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि हम एससी एसटी और ओबीसी से रिजर्वेशन लेके मुस्लिम्स को देंगे। ये पार्टी आज, their strategy is simply to use desperate tactics like fake videos, manipulating videos to make sure people are misled and misinformed. This is a serious issue. On one hand, they want to propagate religion-based reservation, which is completely against the character of our constitution. और दूसरे साइड में वो झूठ और मिसइंफॉर्मेशन और डीप फेक की राजनीति करना चाहते हैं और लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं। This is not a simple issue. This is not a issue that we must just brush aside. इसके काफी consequences हैं और क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए गए हैं।
लेकिन मैं आज जरूर आपके माध्यम से, आपके द्वारा लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आज एक डेस्परेट पार्टी है। उन्होंने एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल फेज 1 और फेज 2 के बाद पहचान चुके हैं। दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द राइटिंग ऑन द वॉल एंड दे आर नाउ रिड्यूस्ड टू प्रोपगेटिंग religion based reservation on one hand and creating this misinformation and politics of lies on the other hand. That is it. I will not say anything more. If there's any questions, I'm happy to answer them. Thank you. एक एक करके तो आप राजीव चंद्रशेखर को सुन रहे थे, भाजपा नेता जो कि डीप फेक के मामले पर जिस तरह से डेस्परेट हो रही है कांग्रेस, और उन्होंने कहा कि फेज 1 और फेज 2 के चुनाव के बाद से जो एक डर का हार है, उसके बाद से डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। ये सीधा सीधा आरोप लगाया राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ रेवन्ना वाले मामले पर हमारी सहयोगी आयशा खानम भी जुड़ गई हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, एक से एक छोटी टिप्पणी आपसे इस वाले डीप फेक वाले वीडियो पे हम चाहेंगे, उसके बाद रेवन्ना वाले पे आएंगे कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि राइटिंग ऑन द वॉल, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जिस तरह से चुनावी जो रुझान हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार हुई है दोनों ही चरणों में, और इसलिए उस हार के डर से ये अब डीप फेक वीडियो का सहारा ले रही है। ये बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पे। नहीं, देखिए, ये मतलब ये जो चल रहा है कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे बीजेपी दोबारा सत्ता पे आ जाएगी, ये कहीं भी बीजेपी इस तरह की कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कोई नेता जिक्र नहीं किया है, कहीं भी ये बात नहीं है। लेकिन पिछले 1 महीना से चल रहा है सीम जी, 1 महीना से इस पर विस्पर कैंपेन हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल पूरा एक वीडियो, जहां वही हैदराबाद में की मीटिंग की वीडियो है, जहां उनका कहना था कि जो ओबीसी SC ST का जो आरक्षण है उस पर कभी कमी नहीं होगी, तो पूरे से पूरे सबको दिया जाएगा, और जो धर्म के आधार पर जो आरक्षण हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती उसको खत्म किया जाएगा। यही बात उन्होंने कहा। लेकिन ये फेक का चलाने का कारण यही है क्योंकि हमने देखा है कि ये बात राहुल जी भी कह रहे हैं, भाई बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो एक प्रकार से टोटली फॉल्सहुड, और ये जो फेक वीडियो आने के बाद दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, और कल असम में कांग्रेस के वॉर रूम के एक सदस्य को गिरफ्तार हुआ है, ये मुझे लगता है बहुत सीरियस जा रहा है, ये कहीं ऊपर तक ना पहुंच जाए मामला। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पुराने वाले इशू पे। प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने निलंबित कर दिया अपनी पार्टी से, इस वक्त की बड़ी खबर है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम भी बेंगलुरु से जुड़ चुकी है। बेंगलुरु से आयशा, हमें यह बताइए कि जिस तरह से जेडीएस को लेकर और खासकर इस प्रज्वल रेवन्ना को लेकर विरोध हो रहा था, उसके बाद से जेडीएस ने यह फैसला किया कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया जाए। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब से मामला सामने आया है, इस मामले को दबाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और अब जांच शुरू हो गई। तो इसके बाद जेडीएस के पास इस मामले पर कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जो प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस को लेकर जो आग लगी है, ये पूरी तरह से देवेगौड़ा तक पहुंच रही थी। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं देवेगौड़ा, और सीधे सीधे आरोप देवेगौड़ा पर लगने लगे, और एक महिला ने तो उन्हें को अक्यूज बना दिया है अपनी कंप्लेंट में। तो जाहिर है जेडीएस को इस मामले पर कदम उठाना ही था। और हालांकि जेडीएस ने इस कोर कमेटी में जेडीएस के जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाए, लेकिन देवेगौड़ा के कहने पर उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है, और ये कहा गया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक, एसआईटी की जांच आने तक उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, और उन्हें शोकॉज नोटिस भी दिया गया है, और उन्हें ये कहा गया है कि वो देश वापस लौटे और एसआईटी के सामने पेश हो। और इतनी मोहलत उन्हें अभी भी जेडीएस ने दी है। तो जाहिर है ये पूरा मामला जो राजनीतिक रूप ले लिया था, और ये मामला जो इसके बाद जो है बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में जेडीएस, खासकर जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने कल ही आश्वासन दिया था कि वो महिलाओं के जस्टिस के लिए खड़े हैं, और उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर वो जांच जरूर करवाएंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस बुलाया जाएगा। तो ऐसे में जेडीएस ने आज जो फैसला लिया है, जाहिर है कुछ हद तक इस मामले पर जो आग लगी है वो कुछ हद तक कम होगी, लेकिन फिलहाल
विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर उल्टा वार करते हुए कह रही है कि रेवन्ना को एनडीए ने टिकट दिया। और खास बात ये भी है, देखिए अजीब बात यह है कि 2023 में जब ये वीडियो सामने आए थे, तो एक कन्नड़ा चैनल ने इसका प्रसारण किया था, तो तब प्रज्वल रेवन्ना ने इसके खिलाफ और मीडिया के बाकी जो कन्नड़ा चैनल्स हैं उनके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है और ये कहा था कि इसके खिलाफ ये वीडियोस का प्रसारण ना करने दिया जाए। तो उन्हें बाकायदा इंजंक्शन ऑर्डर मिला हुआ था मीडिया के खिलाफ, और ये वीडियोस मीडिया में ना सर्कुलेट हो। ठीक है। 2023 में ये बात सामने आई थी, तो उस वक्त कर्नाटक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उस पर कोई जांच की बात नहीं आई। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि क्या इस मुद्दे को चुनाव के आने तक भुनाने के लिए इंतजार किया गया और सही समय पर ये वीडियोस रिलीज हुए। और देखिए, इसकी न सिर्फ जेडीएस ने तो निलंबित किया है, बीजेपी जो कि सहयोगी पार्टी है उसने भी इसकी भर्त्सना की है। शेखर जी, एक आखिरी कमेंट की बीजेपी के नेता गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जब से उन्हें ये सूचना मिली है उन्हें काफी आघात पहुंचा है, काफी वो बुरा महसूस कर रहे हैं, काफी वो व्यथित हैं महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये स्वयं एचडी कुमारस्वामी ने भी कल स्वीकार किया है कि जैसे ही ये वीडियो को लेकर मामला खुलासा हुआ तब भी बीजेपी के नेतृत्व ने देवगौड़ा से एक सलाह दी थी कि भाई इनको विड्रॉ करके और कोई कैंडिडेट को ये किया जाए, क्योंकि ये बात पहले से। लेकिन देवगौड़ा का मानना था, क्योंकि ये देवगौड़ा का कोटा था, मतलब जेडीएस का कोटा है ये, जी। तो किसको खड़ा करें, तो इसलिए ये जिम्मेदारी देवगौड़ा पर छोड़ी गई थी, भाई उन कार्रवाई करें। लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि प्रज्वल को कैंडिडेट बरकरार रखना है। और इस सब के बीच बिल्कुल जिसकी वजह से आज देखिए बीजेपी पहले से ही संदेह था कि, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्रज्वल के खिलाफ इस तरह की बातें बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। और एक दो नहीं, लगभग कहा जा रहा है कि 28। जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक और बात, ये पूरा मामला जो है देवेगौड़ा के परिवार के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, राजनीतिक देवेगौड़ा की राजनीतिक विरासत को लेने की जो बात चल रही है रेवन्ना के परिवार के बीच और कुमारस्वामी के बीच, इसके चलते भी ये वीडियो पूरी तरह से वीडियो को दबा के रखा गया। और अब जबकि चुनाव है तो इस वीडियो को बाहर लाया गया। देखिए, जब असेंबली चुनाव हुए थे तो रेवन्ना की पत्नी कुमारस्वामी पर वार करती रही और वो ये चाहती थी कि वो खुद हासन से चुनाव लड़े। उस वक्त कुमारस्वामी अड़ गए थे कि उन्हें हासन से टिकट नहीं दिया जाएगा, और कुमारस्वामी के परिवार को इस बात का शक है कि रेवन्ना का परिवार जो है वो कुमारस्वामी के बेटे को विधानसभा चुनाव में हराया था, उसके लिए जिम्मेदार था। ये कुछ अंदरूनी बातें हैं, लेकिन आयशा जो आप बता रही हैं कि जिस तरह से कुछ कलह चल रहा है हासन में, अब ये जहां से हासन सीट से ये चुनावी मैदान में हैं रेवन्ना, वहां पे सेकेंड फेज में चुनाव हो भी चुके हैं, उसके बाद से ये सारी चीजें हुई हैं और इस वक्त जेडीएस ने उनको निलंबित भी कर दिया है। आगे आने वाले दिनों चूंकि एसआईटी भी गठित कर दी गई है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पर राजनीतिक हलचल और भी होते हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बेंगलुरु से पहुंचाने के लिए, और शेखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। और इस सबके बीच जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक आलोक मोहन को एक पत्र लिखकर आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनको एक पत्र लिखा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर, हौसला अफजाई के लिए हम कह सकते हैं कि तीसरे फेज का जो चुनाव है वो 7 मई को होने वाला है, और उससे ठीक पहले तमाम जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है और उनसे एक तरह से संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो प्रधानमंत्री ने तीसरे चरण में के बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उनको पत्र लिखा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और हौसला अफजाई के लिए 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं देश में, और तीसरे फेज का जो चुनाव है वो 7 मई को होने वाला है। 7 मई को 12 राज्यों में
चुनाव होने वाले हैं, 95 सीट्स पर चुनाव होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन तमाम बीजेपी उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री ने स्वयं चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है, पत्र लिखा है, और हम कह सकते हैं कि किस तरह से एक जीत का आशीर्वाद देने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से हौसला अफजाई की गई है कि आप मैदान में डटे रहें, आप अच्छे से चुनाव लड़ें, और बीजेपी का, और खासकर जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमारा सपना है 370 से ज्यादा और 400 पार का सपना, उसको आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी में ये सारी बातें कही हैं। तो तीसरे फेज के ठीक चुनाव से पहले 7 मई को, अगले महीने की 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं तीसरे चरण की। आज 30 अप्रैल का दिन, इस महीने का आखिरी दिन, और अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं तीसरे चरण के चुनाव में। और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने तमाम जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं तमाम राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, इन तमाम राज्यों में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन सभी को चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री ने। और आप देख सकते हैं कि लगातार, न सिर्फ ये पहली बार, इससे पहले भी उम्मीदवारों को पत्र लिखकर संवाद करते रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी ये एक शैली रही है। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर तीसरे चरण के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनकी हौसला अफजाई की है, और किस तरह से वो चुनाव में अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, शिवराज सिंह चौहान समेत कई उम्मीदवारों को उन्होंने पत्र लिखा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पीएम लगातार उम्मीदवारों को पत्र लिखकर उनके साथ संवाद करते रहे हैं, और एक बार फिर से उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने तीसरे चरण में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन तमाम बीजेपी उम्मीदवारों को उन्होंने खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है, और भी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं तमाम राज्यों में, 12 राज्यों में आने वाले 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमने कहा कि ये सिर्फ सिलसिला जो है वो लगातार चलता आ रहा है, और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने तीसरे चरण में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन सभी को चिट्ठी लिखी है, उनकी हौसला अफजाई की है। देखिए, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है बीजेपी के उन उम्मीदवारों को जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तीसरे चरण में जिनकी सीट पर मतदान होना है। जो महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री ने इस पत्र में कही, हमने देखा कि पहले चरण में भी उम्मीदवारों को पत्र लिखा था। इस पत्र में एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यशैली है कि वो लगातार संवाद करते हैं अपने बूथ कार्यकर्ताओं से, अपने सांसदों से, और सांसदों के योगदान को याद करते हुए प्रत्येक उम्मीदवार जो तीसरे चरण में है बीजेपी के, उनके जो व्यक्तिगत योगदान है उसकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता को यह बताना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी SC ST OBC के आरक्षण को अपने वोट बैंक यानी धार्मिक आधार पर जो आरक्षण देना चाहती है, ये जो मंशा है कांग्रेस पार्टी की, इसे जनता को बताना होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज इस पत्र में कही है। दूसरी बात उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कही है कि विरासत कर जैसे खतरनाक इरादे जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा है कि उस बारे में जनता को बताएं। तो हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से ये बहुत चर्चित में मुद्दा है। हाल ही एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और उसके इरादे पर सवाल उठाया था विरासत कर को लेकर, और जिस तरह से एक डीप फेक वीडियो सामने आया और जिस पर हमने देखा है कि FIR भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है असम में, और इस को लेकर सीधा निशाना आज अभी राजीव चंद्रशेखर जो तो एक तरीके से शैलेंद्र हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी के जरिए जो कांग्रेस एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है उसको सामने लाने की कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया। तो आज हमने देखा कि इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को बीजेपी उम्मीदवारों से कहा है कि वो जनता के बीच ले जाए कांग्रेस पार्टी किस तरह से विरासत कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स के लिए। और अब सीधे रुक करेंगे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समस्या से टकराता है, हर घर पानी पहुंचाना
हर खेत पानी पहुंचाना, ये मोदी का मिशन है। और अभी तो मोदी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है, उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई। आप देखिए, सिर्फ 5 साल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 साल में, 5 साल में मोदी ने महाराष्ट्र के 75 लाख से ज्यादा घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। मोदी ने हर खेत तक पानी लाने का बीड़ा उठाया हुआ है। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 26 सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटका कर रखी थी। अब कांग्रेस के नेताओं के बंगले में, इंडी अगाड़ी वालों के बंगले में तो पानी आता था। वो आपकी चिंता क्यों करते? इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने जिन सिंचाई योजनाओं को दशकों तक अधूरा रहने दिया, उन्हें अब मोदी पूरा कर रहा है। इसके अलावा भी मोदी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवा रहा है। ये हमारे साथी एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, किसानों से विश्वासघात का कांग्रेस का एक और तरीका रहा है। ये तरीका है झूठे पैकेज देने का। इस पैकेज का लाभ असली किसान तक पहुंचता ही नहीं है। फिर ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। और मोदी ने ये खेल भी बंद करवा दिया। आप सबको पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पता है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले। यहां धाराशिव के किसानों के खाते में भी 800 करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने भेजे हैं। और आप मुझे बताइए, 800 करोड़ रुपया आया, एक नए पैसे की चोरी की शिकायत आई है क्या? एक नया पैसा चोरी हुआ है क्या? साथियों, कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के हिस्से की खाद भी, फर्टिलाइजर भी लूट जाती थी, केमिकल की फैक्ट्रियों में चली जाती थी। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन 10 सालों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी। पिछले साल ही हमने खाद पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी है। यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की पड़ती है, वो आपको मोदी 300 रुपए से भी कम कीमत पे दे देता है। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। आपने नैनो यूरिया और नैनो डैप के बारे में भी सुना होगा। हमारे वैज्ञानिक एक बोरी खाद की, एक बोरी यूरिया की ताकत अब एक बोतल में ले आए हैं। जो काम एक बोरी यूरिया करता है, एक बोतल नैनो यूरिया करता है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, अब सूखा हो
ओलावृष्टि हो, बारिश हो, हमारे किसानों पर मौसम की तरह तरह से जो मार पड़ती रही है, पहले ऐसे किसानों को 100 तरह की मुश्किलें आती थी। ऐसे किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है। उन्हें बहुत मामूली प्रीमियम के बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। साथियों, आज कांग्रेस के लोग, इंडी अगाड़ी के लोग किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज जरा मैं इनका कच्चा चिट्ठा भी खोलना चाहता हूं। ये हमारे सोयाबीन किसानों से कहूंगा, जरा सोयाबीन के किसान मेरी बात ध्यान से सुने। 2014 से पहले 10 सालों में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का दलहन तिलहन कांग्रेस सरकार ने खरीदा, जबकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी खरीद की? हमने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन तिलहन किसानों को एमएसपी के रूप में पहुंचाए हैं। यानी एनडीए ने दलहन तिलहन के किसानों को कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा दिया है। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से, जहां प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस्मानाबाद में भी तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने वाले हैं और यहां पे दिलचस्प मुकाबला है। एनसीपी, अजीत पवार एनसीपी के प्रत्याशी वर्सेस जो मुकाबला है वो जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उनके प्रत्याशी के बीच ये मुकाबला होने वाला है उस्मानाबाद महाराष्ट्र में। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे सीधे पश्चिम बंगाल का, जहां के वर्धमान पूर्व में इस वक्त अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ममता दीदी कहती है सीबीआई और ईडी रेड करते। अरे ममता दीदी, आपके मंत्रियों के घर में से ये स्टेज पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला। 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ वर्धमान वालों, जिसके घर से 51 करोड़ रुपया मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दीदी, आप कितना भी शोर शराबा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे, जेल में भेज कर रहेंगे। माताएं बहनें यहां बैठी, संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक घुसपैठिए को संभालने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश खाली में जो हुआ है, करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कह रही है उनको क्यों जेल में डाला है। ममता दीदी, जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है वो सभी को जेल में डालने का काम। भाई ये बाहर ढोल बंद कर दो जरा, ए ढोल बंद कराओ जरा, बंद कराओ ढोल। कुछ कार्यकर्ता जाए ढोल बंद कराए। जिन्होंने संदेश खाली में ये अत्याचार किया है वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाई और बहनों,
वर्धमान वालों, मुझे बताओ कि घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी रोकेगी क्या? क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि उसकी वोट बैंक है। मगर मैं बताता हूं, आसाम में भाजपा सरकार बनी, आज घुसपैठ बंद हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, यहां पर भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। भाई और बहनों, बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बहुत जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी भाइयों बहनों, एक एक शरणार्थी। और ममता दीदी, आप नहीं रोक सकती। हमारे यहां वर्धमान जिले में वर्धमान का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नेशनल हाईवे 19 चौड़ा हो रहा है, 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नवी रेलवे लाइन हुई, दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए, आवास योजना में 18,000 घर मोदी जी ने भेजा, 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, जन धन योजना में हर महीने 5, अन्न योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारा बंगाल पिछड़ गया है। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे पश्चिम बंगाल के वर्धमान ईस्ट से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ, तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए किए गए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधाओं का जिक्र किया और कहा कि यह पहले की सरकारों के वक्त भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने शरद पवार का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि 10 साल पहले जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी, तब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृषि मंत्री थे। तब गन्ने का एफआरपी करीब 200 रुपए था और आज उनके सेवा काल में गन्ने का एफआरपी करीब 350 रुपए है। मार्च 2023 से शुगर मिलों को हमने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन का प्रावधान भी किया है, ताकि शुगर मिल हर प्रकार का काम तेजी से कर सके, किसानों की पेमेंट न रुके। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली की सरकार में थे, तब सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए की खरीद की थी, 7.5 लाख करोड़ की। आज 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए की खरीदी हमने करके दिखाई है। कहां 7.5 लाख करोड़ और कहां 20 लाख करोड़। महाराष्ट्र के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है। और लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम ने पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक हैं। पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को बहुत ही आघातजनक बताया। आप देख सकते हैं यहां पे उन्होंने कहा है कि गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से सवाल करे इस पूरे मामले को लेकर। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज सुबह भाजपा के गुवाहाटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में है। अमित शाह ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को
ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और केंद्रीय मंत्री ने फेक वीडियो मामले पर कहा कि ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है, डेस्परेटनेस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नारी शक्ति के साथ खड़ी है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। और अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गृहमंत्री अमित शाह से संबंधित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने इस संबंध में सतीश वंसोला और आरबी वारिया को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक को गुजरात से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए बताया गया है और दूसरे की पहचान आप कार्यकर्ता के रूप में की गई है। जोन 1 अहमदाबाद की डीसीपी लवीना सिन्हा ने इस मामले में कहा है कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके आगे की जांच की जा रही है। अहमदाबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच में सोशल मीडिया सर्वेलेंस के दौरान 2 फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक एफआईआर नोंधी है। इसमें मुख्य 2 आरोपी हैं जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल आरबी वारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। तो मिड डे प्राइम में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खेल जगत की कुछ अहम खबरें। लेकिन बने रहे आप हमारे साथ डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 दौर के चुनाव हो भी चुके हैं। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नामांकन दाखिल करने से पहले ओडिशा के गंजाम जिले में मां तारा तारिणी पीठ के दर्शन किए। मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग जारी किया। इस संगीत के बोल हैं, चप्पा चप्पा गूंज उठा है, जन जन का विश्वास जगा है। आम चुनाव प्रचार में राजद इस संगीत के माध्यम से जनता को आकर्षित करेगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वे लोगों से मुलाकात करते दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए माफीनामे को सही फॉर्मेट में दाखिल नहीं करने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पतंजलि को आदेश दिया है कि वो विज्ञापनों की कॉपी दोबारा दाखिल करवाए। पतंजलि की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आईएमए के अध्यक्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईएमए अध्यक्ष ने कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एलोपैथी पर की गई टिप्पणी को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये अदालत की अवमानना का मामला है। इस पर कोर्ट ने रोहतगी से कहा कि अगर ये सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर करने वाले संगठन आईएमए को कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी महंगी दवाइयां और बेवजह के टेस्ट लिखने से बचें। पतंजलि के वकील रोहतगी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। तो अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी और व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की बात कही गई है मुकुल रोहतगी की तरफ से कोर्ट में। और आईएमए का भी जिक्र किया गया, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आईएमए के लिए कि आप भी तो महंगी दवाएं लिखते हैं, महंगे टेस्ट लिखते हैं, उससे आप भी बचें। और साफ तौर पर भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि किस तरह से आप माफी मांगें। अगली सुनवाई अब इस पूरे मामले को लेकर 7 मई को होगी। और बात अरविंद केजरीवाल की। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई केजरीवाल की याचिका पर कल सोमवार को भी सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल यह भी था कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं डाली, जिसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम का जो दायरा है वो बहुत ही व्यापक है। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 4 बजे आएगा। आज कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इंडियाज राइज एज द इमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.6% पर आ गई है। साल 2023 में यह $340 बिलियन के स्तर पर रहा। कंप्यूटर सर्विसेज और प्रोफेशनल कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से होने वाली आमदनी 2023 में $46 अरब पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि बीते 13 सालों में जीसीसी से होने वाली आमदनी हर साल 11.4% बढ़ी और 4 गुना बढ़ गई। जीसीसी यानी दुनिया की बड़ी कंपनियों की ऑफशोर संस्थाएं जो उन्हें आईटी, एचआर, फाइनेंस और एनालिसिस जैसी सेवाएं देती हैं। बीते 13 सालों में ऐसी कंपनियों की संख्या 700 से बढ़कर 1580 हो गई है और कर्मचारियों की संख्या करीब 17 लाख। बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और मुंबई में जीसीसी कंपनियों का कारोबार बढ़ा है। इसके साथ ही कोच्चि, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गोवा, मैसूर, इंदौर, नागपुर, भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी जीसीसी का रुझान तेजी पकड़ रहा है। और अब खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुचित्रा, नमस्कार।
शुक्रिया असीम। शुरुआत करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबरों के साथ। आईपीएल में आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस से होगा। 9 मैच में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई अंक तालिका में 9वें स्थान पर बनी हुई है। लखनऊ और मुंबई को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ सुपर जायंट्स को राजस्थान रॉयल्स ने शिकस्त दी थी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। पिछले 2 मैच में उसे राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ हार मिली। बात बैडमिंटन की। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए के मैच में भारतीय टीम को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। चीन ने भारत को 5-0 से मात दी। हालांकि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस जीत के बाद चीन की टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर रही, वहीं भारतीय टीम को दूसरा स्थान मिला। ब्राजील के डिफेंडर थियागो सिल्वा इस सीजन के अंत में चेल्सी को छोड़ देंगे। 39 वर्षीय सिल्वा अगस्त 2020 में फ्री ट्रांसफर में पीएसजी से चेल्सी आए थे। उन्होंने चेल्सी के लिए 151 मैच खेले हैं। चेल्सी के साथ उन्होंने चैंपियंस लीग, क्लब वर्ल्ड कप और सुपर कप जीता है। अब वे 4 साल के बाद चेल्सी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें किसी नई भूमिका में फिर से चेल्सी में वापसी की उम्मीद है। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।